हाय फ्रेंड्स, मैं संजीव। और जैसा कि मैं आपको बता के रखा था पिछले दिनों कि मैं बिहार स्पेशल के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आज से मेरा प्रॉपर कंटिन्यू बिहार के ऊपर मैं आऊँगा बात लेकर। आज मैं बिहार के बारे में बेसिक बातें बताने वाला हूँ। बेसिक बातें में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो हमारा बिहार है ये पहले बिहार था और ये बदला हुआ रूप इसका आता है बिहार। अंतर थोड़ा सा बेसिक आप देख रहे होंगे कि पहले ये बिहार था और बदला रूप बिहार है। ठीक है, अब ये बिहार से बिहार क्यों बन गया? और बिहार में ही आगे जाके शरीफ ऐड हो गए थे। अब ये शरीफ पहले पूरा बिहार के क्षेत्र को बिहार शरीफ ही कहते थे और ये होता था दिल्ली डायनेस्टी में। अब ये कैसे इस तरीके से बदल गया और वर्तमान में बिहार शरीफ हमारा बिहार शरीफ कैसे रह गया और पटना राजधानी कैसे बन गई, ये सारी बारे में बातें इसमें वीडियो में जिक्र करने वाला हूँ। धैर्य बनाए रखिएगा, शांति से वीडियो देख लीजिएगा और यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहला बिहार के बारे में बात करते हैं। तो जब भी मैं बिहार के बारे में बात करूं तो कुछ बेसिक बातें आपको जाननी है, जो है जैन धर्म। जैन धर्म और साथ ही साथ बौद्ध धर्म। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में एक बेसिक समानता ये थी कि जैन धर्म प्राचीन है बौद्ध धर्म से, ठीक। और जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में विहार करने की परंपरा थी। विहार का अर्थ होता है भ्रमण करना, एक जैन स्थल से दूसरे जैन स्थल में जाने की प्रक्रिया। तो जो हमारा बिहार था, ये जो हमारा बिहार था, ये जो बिहार आप देख रहे हो हमारा, ये जो बिहार था, इसमें ये क्षेत्र हमारे कहलाते थे अंग का क्षेत्र था। ये क्षेत्र था हमारा वैशाली का, ये क्षेत्र था हमारा मगध का। तो ये होता क्या था कि जैन तीर्थंकर इस क्षेत्र से इस क्षेत्र की ओर जाते थे, बौद्ध तीर्थंकर भी इस क्षेत्र से इस क्षेत्र की ओर जाते थे। ये प्रक्रिया कहलाती थी विहार करना, यानी भ्रमण करना। अब ये तो हो गया बिहार से बिहार का रूप। अब आते हैं, हम बात कर लेते थोड़ी 8वीं शताब्दी। और 8वीं शताब्दी का अगर बात करें तो आप लोग सब जानते हो कि 8वीं शताब्दी में पाल वंश का शासक था, पाल वंश। अब ये पाल वंश थे कौन? तो पाल वंश के एक शासक थे जिनका नाम था गोपाल। और गोपाल के बारे में आपने सुना होगा। गोपाल क्या करते हैं कि हमारा जो वर्तमान बिहार शरीफ जिला है, यहाँ पे एक विश्वविद्यालय बनाएंगे जिसका नाम है उदंतपुरी। उदंतपुरी विश्वविद्यालय बनाएंगे और ये उदंतपुरी विश्वविद्यालय बनाई जाएगी नालंदा विश्वविद्यालय के तर्ज पे। आप नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानते ही होंगे कि हमारे गुप्त शासक कुमार गुप्त ने बनवाया था लगभग 5वीं शताब्दी में, ठीक है। उसी तरीके से 8वीं शताब्दी में उदंतपुरी बनकर तैयार होता है और इन्हीं के एक पुत्र थे जिनका नाम है धर्मपाल। और धर्मपाल भी अपने पिता का अनुसरण करते हुए विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाएंगे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वो हमारा वर्तमान भागलपुर में है। भागलपुर का क्षेत्र यहाँ पे आता है, ये है भागलपुर का क्षेत्र, ठीक है। तो होता क्या है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बन गया, उदंतपुरी विश्वविद्यालय बन गया। 8वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं और ये लगभग 400 सालों तक अपने अस्तित्व में रहता भी है। तो होता क्या है कि वर्तमान में ये दोनों विश्वविद्यालय है कहाँ? तो ये विश्वविद्यालय तो पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिए गए, यानी इसका शेष भी नहीं मिलता है। मैं जहाँ पे भी खड़ा हूँ, जहाँ से मैं वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ से जस्ट 600 मीटर की दूरी पर, लगभग 1 किलोमीटर आप मान सकते हो, पे यही उदंतपुरी विश्वविद्यालय स्थित था। और ये तो विक्रमशिला भागलपुर में है और नालंदा विश्वविद्यालय मेरे से लगभग 9 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होगा। ये सारे का सारा विश्वविद्यालय गया कहाँ? तो हम बात करेंगे थोड़ी 12वीं शताब्दी की। और 12वीं शताब्दी जैसी आएगा, आपको एक शासक आ जाएंगे ध्यान में, और वो होंगे बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी जो है मोहम्मद गोरी के गुलाम है, और मैं ये इतिहास में मेंशन कर चुका हूँ, बख्तियार खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक। एक्चुअली मोहम्मद गोरी का 4 गुलाम था और साथ ही साथ सेनापति भी था। तो जब मोहम्मद गोरी भारत से लौट रहा था तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का क्षेत्र दे दिया, जबकि बख्तियार खिलजी को बंगाल का क्षेत्र मिला था। और उस समय एक शासक थे, बनारस और अवध के एक शासक थे, जिनके सहायक के रूप में बख्तियार खिलजी काम कर रहे थे। और ये बख्तियार खिलजी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके एक पुत्र भी होंगे जिनका नाम होगा, पुत्र का नाम होगा मुहम्मद। और ये क्या करेंगे, ये उदंतपुरी विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर देंगे।
कहा तो जाता ये है कि ये सारे विश्वविद्यालय को नष्ट करने का श्रेय जाता है बख्तियार खिलजी को, लेकिन इनके साथ इनके पुत्र भी थे। ठीक है, ये नष्ट कर देंगे और ये इतनी बुरी तरीके से नष्ट करेंगे कि इसका अवशेष भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये तो विक्रमशिला तो दिख भी जाता है। तो ये सिनेरियो चल रही थी। अब एक बात आता है कि बिहार का जिक्र सबसे प्रथम बार कहाँ मिला था? बिहार का जिक्र, तो बिहार का जिक्र मिला था, एक पुस्तक है तबकाते नासरी, और ये पुस्तक के बारे में आप सुने भी होंगे ना, मिनहाज उस सिराज की पुस्तक है ये। इसके लेखक है मिनहाज उस सिराज। 1209 का बात आता है, 1203-4 का बात आता है। इस समय मिनहाज उस सिराज ने एक पुस्तक लिखी थी तबकाते नासरी, उसमें सबसे पहले बिहार के बारे में जिक्र करते हैं। बिहार के बारे में और कहाँ जिक्र मिला है? तो बिहार के बारे में जिक्र हमको मिला है कृतिमाला, विद्यापति की पुस्तक है कृतिमाला, कृति पताका, और विद्यापति ने इसको 1309 ईस्वी में लिखा था, यानी 14वीं शताब्दी में ये लिखी गई थी और 13वीं शताब्दी में ये पुस्तक लिखी गई थी, जिसमें बिहार के बारे में जिक्र मिला है। ठीक है, बिहार के बारे में इतिहास, प्राचीन इतिहास में भी जिक्र मिला है। आप जब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानोगे, यानी हम बात करेंगे ईस्वी से पहले 320 ईस्वी पूर्व के बारे में, वहाँ पे भी आप देखोगे बिहार के बारे में जिक्र मिला है। और मौर्य, मगध आप इसी के बाद में आने वाला हूँ, इसके जस्ट बाद में फिजिकल ज्योग्राफी पे वीडियो बना दूंगा, बिहार के बेसिक बात कि बिहार की लंबाई, चौड़ाई, जिले, प्रखंड, प्रमंडल, अनुमंडल, ये सारे मैं कल बात करूंगा, कल के वीडियो में। मैं बस बेसिक बातें बता रहा हूँ कि ये जो बिहार शरीफ है, ये कैसे, बिहार कैसे अस्तित्व में आ गया। तो यहाँ पे ये पुस्तक की जानकारी मिलती है 1309 में। अब आगे जाएंगे तो हमारा आएगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी आते हैं 15वीं शताब्दी में, यानी लगभग 1451 ईस्वी। शेरशाह सूरी जो होंगे, शेरशाह सूरी वो क्या करेंगे, वो जब हमारा बख्तियार खिलजी था, वो बिहार शरीफ को अपना मुख्यालय बनाता है, बिहार शरीफ को, क्योंकि बंगाल जो था पहले बिहार के क्षेत्र से जाना जा रहा था, बंगाल वैसा कोई कुछ था भी नहीं। तो होता क्या है, शेरशाह सूरी क्या करते हैं, बख्तियार खिलजी के मुख्यालय जो 12वीं शताब्दी में बनी है, जब 15वीं शताब्दी आती है तो शेरशाह सूरी उसको पटना लेकर चले जाते हैं और पटना में काफ़ी उसका विकास करते हैं पटना को, और बिहार की राजधानी के रूप में पटना को स्थापित कर देते हैं शेरशाह सूरी, और उसे सूबा का नाम देते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी 15वीं शताब्दी में बिहार सूबा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अच्छा एक बात और आता है कि ये जो शरीफ शब्द है, ये शरीफ शब्द भी आया था बख्तियार खिलजी के समय में। शरीफ होता क्या है कि बख्तियार खिलजी अहैया मनेरी नाम के एक व्यक्ति को लेके आते, जो सूफी संत होते हैं, अहैया मनेरी, ये एक सूफी संत है, इनको लेकर आते हैं बिहार में, जिनकी मृत्यु पटना में होती है, इनका मकबरा भी पटना में है। ठीक है, और ये इन्होंने ही शरीफ शब्द को ऐड किया था। शरीफ एक ईरानी शब्द है और शरीफ का अर्थ होता है पवित्र या कुलीन, जैसे मक्का शरीफ, ठीक है, कुरान शरीफ, इसी से शरीफ निकाला गया था। और ये बख्तियार खिलजी ही बिहार में शरीफ शब्द को ऐड किए थे, क्योंकि बिहार उनका मुख्यालय था। शेरशाह सूरी आएंगे, बिहार शरीफ से मुख्यालय को उठाकर कहाँ लेके चले जाएंगे, तो पटना लेकर चले जाएंगे। तो ये बस बेसिक बातें आप याद रखना। अब क्या होता है कि अकबर आएंगे और अकबर पटना को और बढ़िया से अरेंज करेंगे, और आप देखे भी होंगे कि पटना में मिलता भी है, मौर्य का एक राजप्रसाद मिला है। ठीक है, तो अशोक आएंगे, पटना को और सजाएंगे। अब मुगल काल के बाद ही आते हैं हमारे अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जब आती है तो ये जो सूबा का क्षेत्र होता है उसको करना होता है शासन। अब वो शासन करना चाहती है तो वो क्या करती है, बिहार, बंगाल और उड़ीसा तीनों क्षेत्रों को मिला देती है और एक क्षेत्र बना देती है और उस पर शासन करती है। लेकिन समस्या ये उत्पन्न हो जाता है कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा मिलने के बाद इतने ज़्यादा वो देश प्रेमी हो जाते हैं जो चाहते हैं कि देश को आज़ाद कराए। अब इस बीच क्या हो रहा था कि जब बिहार प्लस उड़ीसा और इसके साथ जब बंगाल को ऐड किया गया तो बंगालियों का वर्चस्व बढ़ गया बिहारियों के ऊपर, और बंगाली बिहारियों को काफ़ी परेशान करने लगे। अब शिक्षित बिहारी जो थे वो चाहते थे बंगाल से बिहार को आज़ाद करवाना, लेकिन इसी दौरान ये भी महसूस किया गया अंग्रेजों के द्वारा कि जो बंगाल में है उपद्रवी ज़्यादा हो गए हैं। तो सन 1905 की घटना है और ये घटना आपको पता होगा, बंगाल का विभाजन।
1905 में फाइनली हमारे जो लॉर्ड कर्जन होते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल भारत के, वो डिसाइड करते हैं कि बंगाल को बांटा जाए और पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांट दिया जाता है। लेकिन फिर काफ़ी तीव्र आंदोलन होता है और आंदोलन को शांत करने के लिए दिसंबर 1911 में एक सभा बुलाई जाती है। दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन होगा और उसी आयोजन में डिसाइड किया जाएगा कि अब जो है बिहार को उड़ीसा सहित, उस समय झारखंड भी बिहार ही में था, उड़ीसा सहित बंगाल को अलग कर दिया जाएगा। और फाइनली 22 मार्च 1912 को बिहार अपना अस्तित्व में आ जाएगा और इसी बिहार में अभी उड़ीसा भी शामिल है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, बिहार में उड़ीसा भी है और बिहार में झारखंड भी है। तो 22 मार्च 1912 को बिहार अस्तित्व में आ गया। इसी कारण 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं, यही एक रीज़न था। ठीक है, अब उड़ीसा की घटना ये होती है कि 1936 में उड़ीसा भी बिहार से अलग हो जाता है और ये था कब टाइम, 1 अप्रैल 1936। 1 अप्रैल को मनाते हैं हम लोग मूर्ख दिवस। इस दिन उड़ीसा भी बिहार से अलग हो जाता है। ठीक है, उसके बाद पता नहीं झारखंड वाले भी काफ़ी आंदोलन करने लगते हैं और झारखंड को भी अपना क्षेत्र चाहिए होता है। तो फाइनली बिहार सरकार ये डिसाइड कर दी है कि झारखंड को भी बिहार से अलग कर दिया जाए। तो आप लोग जानते ही होंगे कि झारखंड को भी बिहार से अलग कर दिया जाता है। टाइम है 15 नवंबर 2000 का टाइम, 2000। और इस दिन झारखंड बिहार का लगभग 46% हिस्सा लेकर 97,000 समथिंग 9,000, हाँ 97,000 समथिंग क्षेत्र लेकर बिहार से अलग हो जाता है, यानी 96% हिस्सा बिहार का ले लेता है और झारखंड अपने अस्तित्व में आ जाता है। तो आज हम जो वर्तमान बिहार देख रहे हैं वो 15 नवंबर 2000 के बाद का बना हुआ बिहार है। तो इस तरीके से बिहार जो था इस बिहार के फॉर्म में आ गया। तो इस तरीके से बिहार अपना स्टार्ट हो गया और 1 अप्रैल 1912 से ही बिहार सचिवालय अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया। और इसी के आगे जाएंगे तो बिहार में हाईकोर्ट की स्थापना होगी, बिहार में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। ये वीडियो यहीं तक था। इससे आपको बस इतनी ही बातें, इससे क्वेश्चन पूछी नहीं जाती है, बस इतना जानना जरूरी है कि जो बिहार हमारा है, प्राचीन बिहार, ये वर्तमान बिहार के रूप में कैसे आ गया, इसमें किस किस लोगों की भूमिका थी। ये बख्तियार खिलजी बिहार के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ शेरशाह सूरी बिहार का वो शासक है, एक आम इंसान है जो हुमायूं को पराजित करके दिल्ली की गद्दी पे बैठ जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्लास में मैं आऊँगा और बिहार के बारे में, पूरे बिहार की स्थिति के बारे में, यानी बिहार के मैप के ऊपर मैं जिक्र करने वाला हूँ। और कल का वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप बिहार के मैप को अच्छे से जानते हो तो जो बिहार में आंदोलन होने वाले हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ये सारे आंदोलनों में बिहार की भूमिका है। और यहीं से मेंस में भी क्वेश्चन आएंगे, पीटी में भी क्वेश्चन बनेंगे। तो कल से मैं बिहार के मैप के ऊपर मैं जिक्र करूंगा और इसके तुरंत ही बाद बिहार के इतिहास यानी बेसिक बातें जब हमारे आएंगे, बृहदत्त वंश, इसके बाद आएंगे मगध डायनेस्टी, मगध में हर्यक वंश आएंगे, शिशुनाग वंश आएगा, नंद वंश आएगा, ये सारे के बारे में। उसके बाद नंद वंश को पराजित किया जाएगा, मौर्य वंश आएंगे। तो इसके बाद मैं सारा सीक्वेंस में हिस्ट्री से लेकर चलूंगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सारा मैं सीक्वेंस में बिहार को पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लाइक कर दिए, शेयर कर दीजिए। मैं फिर कल मिलता हूँ बिहार के मैप के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई जारी रखिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।